नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। कैसे हैं आप सब? होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल में हम आज एक नए टॉपिक का स्टडी करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में भारत के भौतिक विभाजन के बारे में चर्चा की थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम कंटेंट होता है, और हम बात कर रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑफ हिमालय। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत को 5 भागों में बांटा जाता है। भारत का पहला वाला जो भाग है वो है भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर भारत का मैदान, तीसरा है तटीय मैदान, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, और पांचवा हिस्सा होता है आइसलैंड यानी भारत के द्वीपीय भाग, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम भारत के 5 भौतिक विभाजन में सबसे पहला टॉपिक हम लेकर के इस लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। तो यहां पर भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को भी हम 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें हम ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसमें बृहत हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल। इसे हम 5 हिस्सों में बांट देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये बात हमें जाननी है कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। हम आज बात कर रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो है हिमालय की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑफ हिमालय। तो दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति पे कई सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 2 ही सिद्धांत को पढ़ेंगे। पहला है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और दूसरा हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ये 2 ऐसे सिद्धांत हैं जो सर्वमान्य हैं और काफी एप्लीकेबल है। बाकी मैं आपको 5 ऐसे सिद्धांत के नाम बता रहा हूं जो कि भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के विकास इवोल्यूशन से संबंधित हैं। सबसे पहला सिद्धांत जो हम पढ़ेंगे वो है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो ये हमारा पहला सिद्धांत है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। और कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है इसे बोलते हैं हम जियोसिंक्लाइन थ्योरी। दूसरा सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। तो ये दूसरा सिद्धांत है जो कि हिमालय की उत्पत्ति को बतलाता है। तीसरा है होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। चौथा है जोली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत। और पांचवा है मेरे प्यारे साथियों जेफरीज का तापीय
संकुचन सिद्धांत। तो दोस्तों ये 5 ऐसे सिद्धांत हैं जो कि हिमालय की उत्पत्ति का आधार बनाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें इसमें 2 ही सिद्धांतों का अध्ययन करना है जो कि आपके मुख्य परीक्षा में सवाल पूछे जाने हैं, और इन्हीं 2 सिद्धांत के आधार पर हम हिमालय की उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। बाकी 3 सिद्धांत इसे हम अध्ययन नहीं करेंगे, केवल हम 2 ही सिद्धांत का स्टडी करेंगे। दोस्तों तो ये आपने 5 सिद्धांतों को लिख लिया होगा। अब हम इसमें समझने वाले हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, और यही आज का हमारा टॉपिक है। इसे हम पूरा विश्लेषित करेंगे इस लेक्चर पर। दोस्तों कोबर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने, तो इसका पहला पॉइंट आप लिखेंगे, कोबर कौन थे? कोबर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। दोस्तों कोबर एक जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने वलित पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में बताया है। इस भूसन्नति जो सिद्धांत है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी है, इसको सर्वप्रथम हाल व डाना ने ही समझाया था। तो इसको सर्वप्रथम हाल व डाना ने बतलाया था, किंतु इसका जो संपूर्ण विश्लेषण है वो किसके द्वारा किया गया था? कोबर के द्वारा किया गया था। दोस्तों जो भूसन्नति है इसको हमें समझना है। तो भूसन्नति को समझने से पहले एक आप महत्वपूर्ण बिंदु भी समझ ले, लिख लें। कोबर ने यह बोला कि जो भूसन्नति है, भूसन्नति वलित पर्वत को बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। पर्वतों का पालना कहा जाता है। यानी कि इसका अर्थ है कि जो वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन्स है, उसका जो निर्माण है वो किसकी वजह से हो रहा है? भूसन्नतियों की वजह से हो रहा है। बस हम अब ये समझने वाले हैं कि भूसन्नति क्या कहलाती है, भूसन्नति का क्या अर्थ होता है। हम इस बात को दोस्तों अब हम समझते हैं कि भूसन्नति क्या होती है। हालांकि ये टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी का है, ठीक है, भौतिक भूगोल का है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समझेंगे कि भूसन्नति क्या होती है। तो भूसन्नति क्या होती है इसको हम समझेंगे। अब हमारा टॉपिक क्या है? भूसन्नति क्या है। भूसन्नति सिद्धांत को बताने से पहले हम ये जानना पड़ेगा कि भूसन्नति किसे कहते हैं, जियोसिंक्लाइन किसे कहते हैं। दोस्तों भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन वो छिछला सागर है जो काफी विस्तृत और लंबा होता है और जिससे कि आसपास के अवसाद आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप देखें, मैं डायग्राम में आपको बताता हूं, ये भूखंड है, इधर का हिस्सा भूखंड कहलाता है, जमीनी हिस्सा है, ये भी भूखंड है, और इन 2 भूखंडों के बीच एक छिछला सागर होगा जिसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं होगी, और इसमें क्या होगा? अवसाद यहां से और यहां से इन भूखंडों से टूट करके जब इरोजन प्रोसेस होती है, जब अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, तो यहां से जो मिट्टी है, अवसाद है, वो आ करके इस छिछले सागर पर इकट्ठा हो जाती है। यहां पर अवसाद इकट्ठा होने लगते हैं और धीरे धीरे अवसाद यहां जमा हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन। और इसी
की मदद से हम पढ़ेंगे भूसन्नति सिद्धांत। तो अब आप नोट्स में कैसे लिखेंगे? नोट्स में लिखेंगे आप भूसन्नति की परिभाषा यदि आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि भूसन्नति एक छिछला सागर है, एक छिछला सागर है जो कि विस्तृत, काफी विस्तृत एवं लंबा होता है। इसमें आसपास के अवसाद आकर इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, जो भूसन्नति है ये वलित पर्वतों के निर्माण में सबसे प्रमुख और सबसे मुख्य सहायक निर्माणकारी पदार्थ होगा। दोस्तों, आपने भूसन्नति को तो जान लिया, अब हम आगे चलते हैं भूसन्नति सिद्धांत को समझने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक विस्तृत रूपरेखा देना चाहता हूं कि कैसे भूसन्नति की वजह से हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसको समझने से पहले हमें यह जानना होगा, हमें सबसे शुरुआती जीवन काल जब धरती का बनना या निर्माण होना शुरू हुआ, हमें वहां चलना होगा। दोस्तों, जो एक पृथ्वी थी, आज जैसा आप देख रहे हैं वर्तमान में, वैसी कॉन्टिनेंट, महाद्वीप वर्तमान में आप देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं थे। ये सब एक साथ रूप में पाए जाते थे, ये सब इकट्ठे रूप में पाए जाते थे। तो इसको समझने के लिए आप ग्लोब की मदद से जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, पृथ्वी पहले दो बड़े भागों में पाई जाती थी, दो बड़े हिस्सों में पाई जाती थी। जो जमीनी भाग था, जो जमीन का हिस्सा था, जो आप यहां जमीन का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे हम बोलते थे पेंजिया। जमीनी हिस्से को कहा जाता था पेंजिया। वर्तमान में आप देखेंगे तो जो उत्तरी अमेरिका अलग है, एशिया अलग है, यूरोप अलग है, अफ्रीका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, आपको ये विखंडित रूप में दिखेंगे। लेकिन पहले ऐसे नहीं थे, पहले ये सब एक साथ पाए जाते थे। तो ऐसे कोई ना कोई बल लगा होगा, अंतरजात बल लगा होगा, बहिर्जात बल लगा होगा, जिसकी वजह से इन प्लेट, ये जो पूरा आप देख रहे हैं, अलग अलग प्लेट में टूट गई। और जो ये सागरी हिस्सा था, जो जली हिस्सा था, इसे कहा जाता था पेंथलासा। तो ये दो बड़े हिस्सों में थी धरती, एक भाग था पेंजिया और दूसरा भाग था पेंथलासा। कुछ समय बाद हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो बड़ा हिस्सा है, ये दो हिस्सों में टूट जाता है। कुछ दिनों बाद हमें यहां पर इसके बीच से दरार उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से ये दो हिस्सों में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। तो जो दो हिस्सों में टूटा, तो ऊपर के हिस्से को हम कहते हैं यूरेशिया, या इसका दूसरा नाम था लॉरेशिया। और जो नीचे का हिस्सा था, इसे हम कहते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि, इसे कहते थे यूरेशिया। तो इसके बीच में जब आप यूरेशिया गोंडवाना लैंड के बीच में जब दरार आई, जब ये दोनों टूट गई, तो इसके बीच में एक हमें निर्माण देखने को मिलता है, और इस निर्माण को कहा गया टेथिस सी, टेथिस सागर।
और यही टेथिस सागर भूसन्नति का कार्य करेगा। तो दोस्तों आपने इस चीज को देखा कि कैसे जो एक जमीनी हिस्सा है, एक जमीनी भूभाग है, दो हिस्सों में टूटता है और दो हिस्सों में बंटता है। ऊपर के भाग को, इस हिस्से को हम यूरेशिया कहते हैं और पूरे हिस्से को हम कहते थे अंगारा लैंड। और इधर के हिस्से को यूरेशिया कहा जाता था। अब जब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसके बीच में टिथिस सागर बनता है, टिथिस सी बनता है, अब हमें कुछ समय बाद एक और निर्माण दिखता है कि ये जो प्लेटें ऊपर दो भागों में बटी थी ये भी टूटना शुरू हो जाती हैं और नीचे का जो हिस्सा है ये अलग अलग हिस्सों में बंटता है। ये टूट जाता है साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में और मेडागास्कर। इन सबको मिलाकर के गोंडवाना लैंड हम बोलते हैं। तो भारत जो है, भारत ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन का प्लेट था। तो भारत टूटने के बाद ये ऊपर की ओर चलता है, ऊपर की ओर जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये आगे जब ये बढ़ता है यहां पर वो यूरेशिया प्लेट से टकराता है। तो इसके बीच में जो भूसन्नति बनती है इसको हम अध्ययन करते हैं। अब भारत की जो भूभाग है, भारत की जो जमीन है, इस हिस्से को हम कहते हैं गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। और ऊपर है यूरेशिया। अब ये भारत का जो भूभाग है जब ऊपर आएगा, इसके बीच में मैंने आपको बताया टिथिस सी है, टिथिस सागर है। तो यहां पर टिथिस सागर है। तो ये जो हिस्सा है गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड का जो भाग भारत है और इधर है यूरेशिया, इधर है यूरेशिया और इधर है गोंडवाना लैंड और इसके बीच में टिथिस सागर है जो कि हमारे भूसन्नति का कार्य करेगा। यहां से नदियां आती हैं अवसाद लेकर, यहां पे नदियां आती हैं अवसाद लेकर, सेडिमेंट्स लेकर। तो अवसाद यहां पर धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, यहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब आपको पता होगा दोस्तों कि यहां पर क्या हो रहा है कि अवसाद इकट्ठा हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जिसका फैलाव है वो कम होता जाएगा क्योंकि अवसादों का भार नीचे की ओर लगेगा। अवसाद नीचे की ओर भार लगाएंगे जिससे कि ये सकरा होता जाएगा। तो अब हमें धीरे धीरे ये सकरा होना शुरू हो जाएगा और अवसाद यहां इकट्ठा होते जाएंगे और भूसन्नति धीरे धीरे सक्रिय होती जाएगी। और जब भूसन्नति सक्रिय होती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि यहां पर बल लगेगा और जिसकी वजह से ये जो अवसाद हैं जो कि सक्रिय हो रहे हैं तो कहीं पर ये उठ जाएगा और कहीं पर ये क्या हो जाएगा, सपाट हो जाएगा। इस प्रकार से हमें अवसाद वलित की तरह दिखेंगे, वलन प्रक्रिया यहाँ पे हो जाए क्योंकि अवसाद का भार इकट्ठा हुआ, अवसाद नीचे गए तो अवसादों के बीच में जो फोल्ड बनेगा एक वलन बल लगेगा जिसकी वजह से कहीं पर अवसाद क्या हो जाएंगे, वलित हो जाएंगे, कहीं पे पठारी तरह का क्षेत्र हमें दिखेगा। तो यही जो प्रक्रिया है हिमालय के निर्माण में हमें देखने को मिलती है। तो इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये एक हिमालय है
इधर हिमालय का निर्माण हो जाता है, और ये जो पठारी भाग देख रहे हैं ये है तिब्बत का पठार। और आप जो इधर देख रहे हैं ये है कुनलुन शान पर्वत, जो कि हमें चाइना में देखने को मिलता है। तो ये चीज हमें देखने को कैसे मिलती है, अवसाद यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, अवसाद के इकट्ठा होने की वजह से सकरापन आ रहा है, और सकरेपन की वजह से इनके अवसादों के बीच में वलित बल लगता है, जिसकी वजह से इस तरफ, चूंकि इधर आप देखेंगे वर्तमान स्थिति में हिमालय की उत्पत्ति है, बीच में तिब्बत का पठार है, और उस तरफ आपको दिखेगा जो चाइना का क्षेत्र है वहां पर है कुनलुन शान पर्वत। तो दोस्तों अब आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। पहली प्रक्रिया में हमने क्या देखा था, सबसे पहली प्रक्रिया में हमने ये देखा था कि धरती पर दो प्रमुख भाग थे। पहला भाग था जिसे हम जमीनी भाग कहते हैं, इसका नाम था पेंजिया। ये आप देख रहे हैं ये पूरा भाग कौन सा था, पेंजिया का। और दूसरा भाग था पैंथालासा। तो ये पहला पॉइंट आप जब आप मुख्य परीक्षा में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि धरती पे दो प्रमुख बड़े भाग थे, एक भाग था पेंजिया, दूसरा था पैंथालासा। दूसरे में हम क्या देखते हैं कि जो पेंजिया है ये दो भागों में टूट जाता है। तो यहां पे लिखेंगे आप पेंजिया का विखंडन। पेंजिया दो हिस्सों में टूटता है, और दो हिस्सों में जब टूटता है तो ऊपर का भाग जो कहलाता है उसे हम कहते हैं अंगारा लैंड, और नीचे के हिस्सों को कहते हैं गोंडवाना लैंड। दोस्तों अंगारा लैंड के भी दो भाग हैं, एक यूरेशिया होगा, इधर नॉर्थ अमेरिका होगा, और गोंडवाना लैंड भी कई भूभाग से मिलकर बना है, जिसमें साउथ अमेरिका होगा, अफ्रीका होगा, मेडागास्कर होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, अंटार्कटिका होगा। जब पेंजिया का विखंडन होता है तो पेंजिया के विखंडन होने की वजह से, यहां पर आप देखिए, इसके विखंडन होने की वजह से अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के बीच टेथिस सागर का निर्माण हो जाता है। यहां तक आप चीजें समझ लिए होंगे। अब मैं इसे मिटाने वाला हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें। मैं चौथा पॉइंट यहां पे इंक्लूड करने वाला हूं। दोस्तों इतना आपने लिख लिया होगा और इतनी प्रोसेस को समझ लिया है। हम आगे की प्रक्रिया के लिए, आगे क्या प्रक्रिया होती है इसे हम समझते हैं। तो दोस्तों चौथी प्रक्रिया में आप यहां पे देखेंगे डायग्राम में कि जो गोंडवाना लैंड है और यूरेशिया, गोंडवाना लैंड का भाग भारत ऊपर की ओर बढ़ा था और यूरेशिया प्लेट से टकरा रहा है, लेकिन उसके बीच में टिथिस सागर है जो कि आज नहीं है, वर्तमान में नहीं है। और टिथिस सागर भूसन्नति का कार्य करता है, जिसकी वजह से हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो हम क्या देखते हैं, गोंडवाना भूमि एवं अंगारा लैंड के बीच भूसन्नति, टिथिस
सागर के रूप में उपस्थित है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि यहां से गोंडवाना लैंड से जो नदियां बह रही हैं वो किस पे जाके मिलेंगे, टिथिस सागर पर। और जो यूरेशिया या फिर आप कहेंगे जो भाग अंगारा लैंड में जो नदियां बह रही हैं वो भी आकर के कहां पे मिलेंगी, वो जाकर के बीच में इकट्ठा होंगी। और जब नदियां बहती हैं तो नदियां अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और वो सेडिमेंट्स कहाँ इकट्ठा होगा, टिथिस सागर में। और सेडिमेंट्स बार बार क्या होगा, जाएगा और इकट्ठा होता जाएगा। तो आप यहां पे लिखेंगे गोंडवाना लैंड एवं अंगारा लैंड की नदियां अवसाद लाकर जमा करेंगी कहां पर, टिथिस सागर पर। अब क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, ये अवसाद इकट्ठा होता जाएगा, और अवसाद जब इकट्ठा होता जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, जमाव बढ़ेगा और भारीपन भारी हो जाएगा। यहां पे भारीपन हमें दिखेगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे हम देखते हैं टिथिस सागर पर अवसाद के जमा होने की वजह से होने के कारण सकरापन आ जाएगा। दोस्तों ये क्या होगा, धीरे धीरे भारी हो जाएगा, और भारी होने की वजह से सकरापन हो जाएगा, ये सिकुड़न आने लगेगी। तो अगली प्रक्रिया को हम जानते हैं। इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा। सही तरीका, सटीक तरीका है कि आप हर एक चीज को नोट करें, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टिथिस सागर पर अवसाद जमा होने के कारण सकरापन आ जाता है, धीरे धीरे सकरापन आता है। और जब सकरापन आता है तो ये जो भूमि है, भूमि आपस में खिसकने लगती है। सकरापन आया, बीच में सकरापन आया तो भूमि क्या होगी, खिसकने लगेगी। तो भूमि आपस में खिसकना या खिसकने लगेगी, और जब खिसकने लगेगी तो इसके बीच में संकुचन बल लगेगा, संकुचन बल लगेगा। और जब दोस्तों संकुचन बल लगेगा तो संकुचन बल की वजह से जो अवसाद हैं कहीं पर ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, कहीं पे सपाट हो जाएंगे, और फिर कहीं पे ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो एक वलन हमें देखने को मिलेगा। तो यहां से सिद्ध हो जाता है कैसे भूसन्नति सिद्धांत वलित पर्वत का निर्माण करती है। तो हम देखते हैं एक और, अब चूंकि ये भूखंड आपस में खिसकी और अवसाद नीचे चला गया तो संकुचन बल लग गया, और इसकी वजह से परिणाम स्वरूप एक और हिमालय, दूसरी ओर कुनलुन शान पर्वत का निर्माण होता है। और इसकी इस बीच के भाग में तिब्बत के पठार का निर्माण हो जाता है। जो कुल्लू शान पर्वत है इसे हम चाइना की तरफ देखेंगे, और हिमालय पर्वत को हम भारत की तरफ देखेंगे। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से भूसन्नति सिद्धांत की मदद से हमने हिमालय की उत्पत्ति को जाना।
हमने ये जाना कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। अभी हम एक और सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं और वो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अभी एक महत्वपूर्ण बात हमें ये समझना है कि कोबर का जो आलोचनात्मक वर्णन है, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको कि क्या था कोबर का, जो कोबर की कमियां थी उसे हम जानेंगे। क्योंकि कोबर ने जो सिद्धांत दिया था इसमें कुछ कमियां भी थी, इसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स में समझेंगे। हम उसका आलोचनात्मक वर्णन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पीछे कारण ये है कि जो आलोचना हुई है, जो कमियां थी, उसे प्लेट टेक्टोनिक्स दूर करता है। तो पहले हम कोबर के आलोचनात्मक वर्णन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम आपको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को भी सिस्टम बता देंगे। इस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति का जो लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है कि आपका एक सटीक नोट बन जाए, एक सटीक रणनीति के तहत इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो। तो आपसे भी आशा है कि आप इस चैनल को शेयर करेंगे, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।